लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा जो है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के नाम है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। और जब भी लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री उनके बनने की जो प्रक्रिया जो थी वो बहुत ही सिस्टमेटिक प्रक्रिया थी, क्योंकि नेहरू ने अपनी उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं किया था। जैसे आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास में आप जानते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि नेहरू ही गांधी के उत्तराधिकारी होंगे। और गांधी ने यह भी बात कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में गांधी ने कहा था कि वो मेरी भाषा नहीं समझते हैं, मैं उनकी भाषा नहीं समझता, लेकिन मेरी बात वे मेरी ही भाषा बोलेंगे। और सचमुच नेहरू ने अपने जीवन काल में गांधी की उस विश्वास, उस आस्था को चरितार्थ करने का काम किया। लेकिन नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम नेहरू के बाद किसी भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चयन करें। प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई और उसके बाद जब के कामराज ने नेक्स्ट प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया को शुरू किया, क्योंकि आप जानते होंगे कि तत्काल गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था नेहरू जी की मृत्यु के बाद। के कामराज ने अपनी कांग्रेस पार्टी के भीतर लोगों से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि मोरारजी देसाई ने स्पष्ट रूप से स्वयं को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन मोरारजी देसाई के जो क्रियाकलाप थे, जो उनके राजनीतिक के कार्यक्रम था, जो राजनीतिक के उनके विचार थे, और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है कई ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री के रूप में 31 मई 1964 को लाल बहादुर शास्त्री शपथ लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रधानमंत्रियों के अगर बीच उनको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सादगी पसंद व्यक्ति थे। वो सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले थे। वो यूपी के मुगलसराय में उनका जन्म हुआ था। हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। उनकी हिंदी भाषा के प्रति गहरी आस्था थी। वे गांधी के अनुयायी थे और सत्य, अहिंसा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता में गहरी विश्वास थी उन्हें, और बहुत सी सिंपल लाइफ जीते थे। उनके सामने जब वो 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि नेहरू के लेगेसी को आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि नेहरू एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत लोकप्रिय थे। और नेहरू के पास क्या था कि एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में भी नेहरू थे। ऐसी पृष्ठभूमि लाल बहादुर शास्त्री के पास नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि वो जमीन के नेता थे। वो किसान फैमिली से थे, जमीन के नेता थे, आम भारतीयों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। भारतीयों की आम जो मनोदशा है उस मनोदशा से परिचित थे। उनके समय में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में होता है।
जैसे एक चीज़ से जो कि हमने प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में चर्चा करने के दौरान हमने इस बात को विशेष रूप से उस पे चर्चा नहीं किया कि नागा समस्या, है ना? नागा समस्या एक कंटिन्यूस समस्या थी। आप जानते होंगे कि नागा लैंड को लेकर के एजेड फिज़ो ने कैबिनेट मिशन के सामने ही ये प्रपोज़ल दिया था कि नागालैंड एक अलग देश है, वो भारत में नहीं है। और नागा जो समस्या थी उसको नेहरू अपने काल में सॉल्व नहीं कर सकी और वो समस्या लगातार नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ बनी हुई थी। तो एक तो नागा समस्या का किस तरह से समाधान किया जाए, ये सामने आई हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समक्ष। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी भाषा की समस्या को लेकर के। आप जानते होंगे कि जब हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, भारत को एक गणतंत्र घोषित कर दिया, तो संविधान में ये प्रावधान था कि राजभाषा के रूप में हम 15 वर्षों तक तो अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन संविधान के 15 वर्ष यानी क्रियान्वयन के 15 वर्ष जो होगा तो उस समय हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा देंगे, है ना? ये संविधान में ऑलरेडी प्रावधान था। यानी भाषा का मुद्दा इनके समक्ष बहुत ही ज्वलंत मुद्दा के रूप में सामने आया, क्योंकि 26 जनवरी 1965 को वो 15 वर्ष होने वाले थे। और आम तौर पर ये देखने को मिलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी हिंदी भाषा से बड़ा प्रेम करते थे, तो इस पे उन्हें एक तो निर्णय लेना था और ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मुद्दा राजभाषा का है, ऑफिशियल लैंग्वेज का है, राष्ट्रभाषा का नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि राज्य की जो काम-काज की भाषा है, उसके पहले इंग्लिश हमारी राज्य के काम-काज की भाषा थी। हमने कंटिन्यू 1965 तक उसको किया और फिर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हमें 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना था। लेकिन इसके पहले ही क्या होना शुरू हुआ, खास करके तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। हिंदी विरोधी जब आंदोलन तमिलनाडु में प्रारंभ हुए तो कई छात्रों ने आत्मदाह कर दिए। ये प्रधानमंत्री शास्त्री के समक्ष एक विकट समस्या के रूप में आई और जब ये विकट समस्या के रूप में सामने आए तो आमतौर पर लोगों को लगता था कि चूंकि शास्त्री जी का हिंदी से बहुत ही गहरा लगाव था, तो शायद वे हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित कर दें। लेकिन जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के नाम पे इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए और भारत में भाषाई विविधता को देखते हुए प्रधानमंत्री शास्त्री ने इसका बहुत ही बेहतर निराकरण किया और उन्होंने कहा कि हिंदी को तब तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा जब तक कि आम लोग जो है इसके लिए तैयार नहीं हो। यानी भारत की जनता जब तक इसके लिए तैयार नहीं है तब तक हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज और जो अलग अलग स्टेट है वो चाहें तो अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। त्रिभाषा फार्मूला का भी विकास हुआ। तो एक तो यहाँ पर भाषा की जो समस्या थी उसका उन्होंने निराकरण किया। एक और बहुत गंभीर चुनौती जो शास्त्री जी के समक्ष थी, क्योंकि हम जानते हैं कि नेहरू के काल में 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण में भारत पराजित हो गया था। भारत की पराजय के बाद भारतीय जनमानस में एक समस्या चल रही थी कि क्या भारत को परमाणु अस्त्र का विकास करना चाहिए और भारत की परमाणु अस्त्र के विकास के संदर्भ में होमी जहांगीर भाभा आश्वस्त थे। उन्होंने सरकार को ये बातें बताई कि भारत परमाणु क्षमता का विकास कर सकता है।
तो भारतीय जनमानस में एक के ये बहुत विकल्प के रूप में चर्चा चल रही थी कि भारत को परमाणु क्षमता का विकास करना चाहिए। इसमें हमारे वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने अपनी सक्षमता भी व्यक्त की थी सरकार के समक्ष। इसी बीच क्या हुआ, 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो इसको परमाणु परीक्षण को भारत के खिलाफ मानते हुए भारत में खास करके सरकार पर ये दबाव डाला जाने लगा कि भारत को भी परमाणु क्षमता का विकास कर लेना चाहिए। लेकिन उस समय की जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, जैसा कि आप देखें कि 1964 और 65 दोनों ही वर्ष में सूखा पड़ा था, कृषि उत्पादन बहुत कम हुए थे, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और परमाणु परीक्षण में लगभग 10 करोड़ उस समय के अनुमान से खर्च थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं लेकिन इसमें 10 करोड़ खर्च होगी। इस संदर्भ में लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ा ही व्यवहारिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण करके भारत जो है अपनी शांति एवं अहिंसा की नीति का परित्याग करके विश्व में अपनी एक नकारात्मक छवि का निर्माण कर सकता है। हमारे सामने सुरक्षा की समस्या है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या है हमें अपनी जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। और जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चूंकि वे आम जनता के लीडर थे, उन्हें भारत की ग्रामीण परिस्थितियों की जानकारी थी, उन्हें भारत की कृषि की परिस्थितियों की जानकारी थी, तो उन्होंने परमाणु परीक्षण की जगह भारत में कृषि विकास पर बल दिया, हरित क्रांति पर बल दिया। और हरित क्रांति की अवधारणा आप देखेंगे तो हरित क्रांति की अवधारणा को क्रियान्वित कराने में प्रधानमंत्री शास्त्री जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एम.एस. स्वामीनाथन जो कि कृषि वैज्ञानिक थे और उनके नेतृत्व में हरित क्रांति की योजना को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, खाद का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का और अधिक विकास करने पर उन्होंने बल दिया। और ये कृषि क्रांति, हरित क्रांति ने भारत की खाद्यान्न की समस्या के निराकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1965 ईस्वी में एक तरह से एफसीआई का गठन किया गया और भारत की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दिया गया। किसानों को एमएसपी देने की जो बातें है, इसकी शुरुआत भी इसी काल में होती है और इस तरह से हरित क्रांति के माध्यम से उन्होंने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न केवल त्वरित किया बल्कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने पर बल दिया, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज के लिए परम आवश्यक थी। केवल उन्होंने हरित क्रांति नहीं किया, उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन भी किया, दुग्ध क्रांति भी किया, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय कृषि को अगर मजबूत करना है तो भारतीय कृषि पशुपालन से ही मजबूत हो सकती है। और दुग्ध क्रांति की अवधारणा जो उन्होंने डेवलप किया, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज की बहुत बड़ी जो समस्या थी उसको हल करने में सक्षम हुआ और अल्टीमेटली उसी का परिणाम हुआ कि भारत जो है एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सका। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का निर्णय था, उन्हीं का ये फैसला था। उन्होंने भारत को भूखमरी के दलदल से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी कि जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि 1962 में भारत चीन से जब पराजित हो गया था तो मनोवैज्ञानिक रूप से भारत बहुत दबाव में था।
इस बीच पाकिस्तान ने अमेरिका से हथियार प्राप्त करके और चीन से दोस्ती गांठ करके पाकिस्तान जो है एक तरह से जम्मू कश्मीर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कृत संकल्प था। और इस बार जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान ने इस तरह का षड्यंत्र किया कि बाई फोर्सली जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला ले। इसके लिए जो उस समय की परिस्थितियां भी जिम्मेवार थी, क्योंकि जब शेख अब्दुल्ला को हम लोगों ने पहले नेहरू के काल में हम लोगों ने देखा था, तो शेख अब्दुल्ला जो थे वे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के पक्षधर थे। इस बीच 1965 में जब हम देखते हैं शेख अब्दुल्ला की जो क्रियाकलाप है उसमें मौलिक बदलाव आता है। शेख अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, राइट। पहले वे स्वायत्तता के लिए लड़ रहे थे, अब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। और इस बीच वे मक्का की यात्रा जाते हैं। मक्का की यात्रा के क्रम में अलजीरी नेता से मिलते हैं और चीनी नेता से जब वो मिलते हैं तो फिर भारत में इस तरह की संकल्पना डेवलप होती है कि शेख अब्दुल्ला चीन की सहायता से जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र करना चाह रहे हैं। इस बीच आप देखिए कि 1965 में सबसे पहले कच्छ के रंज क्षेत्र में भारतीयों पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा युद्ध होता है। बाद में उस युद्ध को ब्रिटेन की मध्यस्थता से समाप्त की जाती है, लेकिन पाकिस्तान जो कि अमेरिकी हथियार और चीनी सपोर्ट पर यह सोचने लगा था कि अभी भारत में जो नेतृत्व है, खास करके शास्त्री के नेतृत्व में जो नेतृत्व है वो कमज़ोर नेतृत्व है और ये बहुत बेहतर मौका है कि जम्मू कश्मीर को शक्ति के बल पर पाकिस्तान में मिला लिया जाए। इस बीच जब शेख अब्दुल्ला भारत आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और पाकिस्तान को यह लगने लगता है कि यह बड़ा ही उचित मौका है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी से हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में भारत के विरुद्ध एक मानसिकता का विकास हो रहा हो और इसलिए ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर पर अटैक किया 1965 में। और 1965 का भारत पाक युद्ध जो है ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है और बहुत शीघ्र जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर के क्षेत्रों में प्रवेश कर गया, क्योंकि भारतीय सेना अभी सचेत नहीं थी। और इस स्थिति में जब अब पाकिस्तान के साथ फाइट करने की बातें आई तो लाल बहादुर शास्त्री के निर्णय ने उन्होंने फ्री हैंड दे दिया सेना को और उन्होंने सेना को ये इंडिकेशन दिया कि चूंकि जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है वो डिफरेंट है, तो हमें पाकिस्तानी सेना पर दबाव बनाने के लिए हमें पंजाब के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करने की ज़रूरत थी। और पंजाब के रास्ते भारतीय सेना ने लाहौर पर अटैक करने का प्रयास किया और इस तरह से पंजाब के रास्ते भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर काफ़ी प्रभावशाली दबाव बनाया। पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ी और लाल बहादुर शास्त्री के सफल नेतृत्व में भारत पाकिस्तान को न केवल पराजित किया बल्कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी अपने साथ जोड़ने में सक्षम हुआ, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया उसे लगता था कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में साथ देंगे, कम से कम जम्मू कश्मीर के मुसलमान तो अवश्य साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम समुदाय के लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हों या भारत के किसी भी क्षेत्र की हों, सभी लोगों ने पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सपोर्ट किया और अल्टीमेटली पाकिस्तान को पराजय का मुख देखना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए और ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को उन्होंने
ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया और उसी रात को उनका हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई। और इस तरह से भारत में बहुत कम समय, लगभग 1.5 साल तक के भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम समय वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो प्रधानमंत्रियों की सीरीज है, जो भारत में जो प्रधानमंत्री हुए, अगर इनके कार्यकाल को देखा जाए, यानी इतने कम समय में इन्होंने भारत को एक सफल नेतृत्व प्रदान किया। इनकी मृत्यु के संदर्भ में भी कई तरह के थ्योरी चलते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारण को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। आमतौर पर ये माना जाता है कि हृदय गति से रुकने के कारण, हृदय गति के रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस संदर्भ में कई तरह की हाइपोथेसिस भी प्रचलित हैं। जो भी हो, बट इतना तय है कि प्रधानमंत्री शास्त्री ने भारत के संदर्भ में नेहरू की मृत्यु के बाद जो आम लोगों की अपेक्षा थी, जो भारतीय राजनीतिज्ञों की अपेक्षा थी, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिज्ञ जो है ये परिकल्पना कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नेहरू के गैप को शास्त्री जी फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेहरू का कद बहुत बड़ा था, लेकिन अल्प समय में ही लाल बहादुर शास्त्री ने जो भारत में कर दिखाया, भारत के गौरव और भारत के मान सम्मान और भारत के लोगों को खाद्य सुरक्षा जो प्रदान किया, वह भारतीय गणराज्य के विकास के लिए अविस्मरणीय है।